क्या भारत अब दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है? क्या आने वाले समय में इंडिया सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि उसके दिल यानी इंजन को खुद ही बनाएगा? और हम इस समय कहां पर हैं और क्या नया चीज सामने आया है? इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल आज हम बात करेंगे एक बड़े ब्रेक थ्रू की, जो कि 120 किलोमीटर इंजन प्रोग्राम में देखने को मिला है। और यह फ्यूचर के जो एडाप्टिव साइकिल इंजन है उनके लिए भारत में किसी वरदान से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं भारत के जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में। देखिए, यूं तो इंडिया ने फाइटर जेट बना लिए, मिसाइल्स बना ली, रेडार बना लिए, लेकिन जेट इंजन टेक्नोलॉजी हमेशा से भारत की एक कमजोर कड़ी रही है। हमने RD-33 MiG-29 में देखा, हमने AL-31FP को सुखोई 30 MKI में देखा। उम्मीद भी जगी कि हम इनको लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये इंजन हमने असेंबल तो किए, लेकिन जो असली टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि हाई प्रेशर कोर हो गया, टरबाइन मटेरियल्स हो गए, थर्मल सिस्टम्स हो गए, ये हमारे कंट्रोल में कभी नहीं आए। और यही वजह थी कि इंडिया पूरी तरीके से आत्मनिर्भर इंजन टेक्नोलॉजी में नहीं बन पाया, क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का एक्सेस सही मायने में देखा जाए तो भारत को कभी मिला ही नहीं। और अब सिचुएशन बदल रही है। इंडिया प्लान कर रहा है M88 की, जो कि सैफरान का है, और F414 की। अब इससे पहले आप सोचो कि M88 बीच में कहाँ से आ गया। रिपोर्ट्स ऐसा इंगित करती हैं कि M88 ट्यूरेक्स जो F5 में यूज़ किए जाएंगे राफेल में, इनका निर्माण भी भारत में होने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं F414 की, जो कि हमें तेजस मार्क 2 और रैम का मार्क 1 में देखने को मिलेगा। और 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे, या यूँ कह लें इनका लोकल प्रोडक्शन होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ मेक इन इंडिया असेंबली नहीं है। यह है टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बिल्ड करने की भारत की एक चालाक स्ट्रैटेजी। इससे भारत सीखेगा प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस कोटिंग, इंजन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि फेडैक हो गया, मॉड्यूलर इंजन डिजाइन, यानी ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन इंडियन इंजन डेवलपमेंट के लिए। ये पूरे प्रोजेक्ट का केंद्र है गैस टरबाइन डिसएस्टैब्लिशमेंट, यानी इस पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी एक ही संस्था के ऊपर है, वो है GTRE, जिसको इस समय जिम्मेदारियों का एक पूरा का पूरा अंबार मिला हुआ है। GTRE इस समय सैफरान के साथ मिल करके एक नेक्स्ट जनरेशन जो कोर आर्किटेक्चर है वो डेवलप करने के लिए बातचीत कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर अभी तक जितनी भी उठापटक थी, वो अब क्लियर होती नजर आ रही हैं। और जो IPR है, ये अब भारत को पूरी तरीके से मिलने वाली है, इस पे बात बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि इंडिया फ्यूचर अपग्रेड खुद कर सकता है, बार बार फॉरेन अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही है असली स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। जो इंजन प्लान किया जा रहा है वो 120 किलोटन का बेस लाइन होगा, यानी इनिशियली 120 किलोटन का इंजन देखने को मिलेगा, और फ्यूचर में स्केल अप करके इसे 140 किलोटन या 150 किलोटन तक जाया जा सकता है। ये पावर लेवल बहुत ज़रूरी है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ये उसको ध्यान में रख करके ही विकसित किए जा रहे हैं, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। सिर्फ यही नहीं, भारत इस समय फ्यूचर के जो 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है, इनको भी काफ़ी तवज्जो दे रहा है। और इंजन डिज़ाइन होगा इस प्रकार से कि ये मॉड्यूलर हो और अपग्रेडेबल हो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। देखिए, ट्रेडिशनल इंजन्स की जब हम बात करते हैं तो एक ही मॉडल में ये ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, लेकिन जो फ्यूचर के इंजन होंगे, इसमें हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। फ्यूचर के इंजन एडॉप्टिव या वेरिएबल साइकिल इंजन्स होंगे, जिनका मतलब ये है, इनकी खासियत ये होगी कि रियल टाइम एयर फ्लो को बदलना हो गया, परफॉर्मेंस मोड को स्विच करना हो गया, ये इनकी खासियतों का हिस्सा होंगे। कॉम्बैट के दौरान ये हमें मैक्सिमम थ्रस्ट प्रदान करेंगे, और क्रूज के दौरान ये हमें अच्छी खासी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ये प्रदान करेंगे। अब आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इन इंजन्स में एक थर्ड एयर फ्लो स्ट्रीम होती है, जो अलाउ करती है वेरिएबल बाईपास रेशियो को, इसके अलावा डायनेमिक परफॉर्मेंस स्विचिंग को। यानी इंजन खुद ये डिसाइड करेगा कि उसे स्पीड चाहिए या फिर एफिशिएंसी चाहिए। और फ्यूचर जेट्स कैरी करेंगे एडवांस सेंसर्स को और पॉसिबली लेजर वेपन सिस्टम को, यानी वहां पर एक्सट्रीम हीट जनरेशन भी हमें देखने को मिलेगी। इसके लिए इंजन्स को चाहिए एडवांस हीट एक्सचेंजर्स, सिरेमिक बैट्रिक्स कंपोजिट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन टेक्नोलॉजीज का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने पावरफुल इंजन्स की ज़रूरत जो है वो हमें कुछ तो पड़ने वाली है, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है उनको चलाने के लिए। टर्बाइन टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो वो 2000 केल्विन से ज़्यादा तक पहुंच सकता है, और ट्रेडिशनल मेटल यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें तैयारियां जो है वो इस स्तर पे करनी पड़ेंगी। फ्यूचर इंजन सिर्फ मैकेनिकल नहीं होंगे, ये होंगे AI कंट्रोल सिस्टम।
इसमें फेडेक्स सिस्टम करेगा रियल टाइम एडजस्टमेंट, एयर फ्लो कंट्रोल और थ्रस्ट का ऑप्टिमाइजेशन। यानी ये जो इंजन है ये एक स्मार्ट मशीन के तौर पर जाने जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी भी है, हर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अवेलेबल नहीं होती। हम लोग आमतौर पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि सैफरान हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है, कंप्लीट आईपीआर दे रहा है और हमें क्या चाहिए। लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, कोई भी देश कभी अपनी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देता। स्पेशली अगर हम बात करें तो एक्चुएटर्स हो गए, एडॉप्टिव एयरफ्लो सिस्टम्स हो गए, ये एरोस्पेस की सबसे गार्डेड टेक्नोलॉजी है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्लियर नहीं है कि भारत को ये मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। इसलिए इंडिया को खुद से ये डेवलप करना होगा। इसके लिए ज़रूरत होगी अल्ट्रा प्रिसीजन इंजीनियरिंग की, एडवांस मटेरियल साइंस की। इनके मदद के बिना ये काम हमारे लिए लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टाइमलाइन की बात करें तो 120 न्यूटन का इंजन जो है वो हमें 2030 के दशक में देखने को मिलेगा और जो फुली एडाप्टिव साइकिल इंजन है वो हमें 2040 के दशक में देखने को मिलने वाला है। और ये टाइमलाइन मैच करती है सुखोई 30 MKI के रिटायरमेंट फेज से। यानी स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक इंजन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह है भारत का बड़ा प्रोपल्शन इंडिपेंडेंस जो कि हमें आने वाले भविष्य में मिलेगा। और अगर ये प्रोग्राम अपने तय किए गए टाइमलाइन के अंतर्गत सफल हो जाता है तो भारत बन जाएगा एक इंजन डिजाइनर, टेक्नोलॉजी ओनर और ग्लोबल एरोस्पेस प्लेयर। क्योंकि आमतौर पर हम मानते हैं इस चीज़ को कि आज तक हमारे लिए सबसे बड़ी कमी ही इंजन रही है और कई मौके ऐसे आए जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को हम एक्सपोर्ट करने गए थे और इंजन्स के चलते ही वो एक्सपोर्ट नहीं किए जा सके। आज हमारे सामने समस्या ये है कि हम लोग खुश काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जब हम ये सुनने को मिलती है हमें बातें कि F414 इंजन की जो डील है ये दिसंबर के पहले साइन हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो इसको लेकर हर्षोल्लास में डूब जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं समझ पाते हैं, इसके साथ आती है एक लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी जो अमेरिका के ऊपर हमारी क्रिएट होती जा रही है और हमारे पास उसका कोई अनफॉर्चुनेटली तोड़ नहीं है। हमें अगर एक्सपोर्ट करना पड़ गया कभी फाइटर जेट तो हमें अमेरिकी रहमो करम पर रहना होगा। अगर अमेरिका कभी इनकार कर देता है कि हम इस देश को अपना इंजन नहीं बेचना चाहते तो हमें वो डील ही स्क्रैप करनी पड़ सकती है और यही समस्या भारत को सोचने पर विवश कर रही है। अच्छी बात यह है कि हमने देर से जागा है, लेकिन हम सही अपनी जो कंसर्न्स हैं इनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस समय वैज्ञानिक जो है जीटीआरई के वो 120 किलोमीटर इंजन पर फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन उनका साथ ही साथ जो पैरेलली फोकस है वो 90 से लेकर 100 किलोमीटर का जो कावेरी इंजन है इस पर भी टिका हुआ है। और ना सिर्फ टिका हुआ है बल्कि ऑलरेडी कावेरी 2.0 पर काम भी शुरू कर दिया गया है और हमने मल्टीपल रिपोर्ट्स में इन चीज़ों को कवर किया है। यानी 2030 का दशक एक निर्णायक दशक होने वाला है जेट इंजन के लिए और आप देखेंगे कि भारत का डिफेंस सेक्टर अपने पीक पर जा सकता है इस दशक में। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट इस समय इस दशक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत अपने एम्बिशंस को आसानी से पूरा कर लेगा? आपके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अलग होनी चाहिए, क्या क्या सुधार होना चाहिए, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।